हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रूट इंग्लिश पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इससे पहले नाउन पढ़ चुके हैं और अभी प्रोनाउन चल रहा है। प्रोनाउन के 2 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे प्रोनाउन के, वो देख के आएँ, उसके बाद आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर हो पाएगा। मैं आई बटन में इस वीडियो को डाल दूँगा, उन वीडियोज़ को डाल दूँगा ताकि आप वहाँ पर आसानी से पहुँच सकें, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी इनको ऐड कर दूँगा ताकि आपको उन्हें ढूंढने में परेशानी ना हो। या फिर आप हमारे चैनल पर जाके सीधा प्लेलिस्ट में जाके ग्रामर इंग्लिश ग्रामर के सेक्शन में जाके ढूंढ सकते हैं। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है सर, तो क्या है भाई, अभी तक हमने सब्जेक्टिव प्रोनाउन पढ़ लिया है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन पढ़ लिया है, पजेसिव प्रोनाउन भी पढ़ लिया है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी पढ़ लिया है। दोस्तों, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को एम्फेटिक प्रोनाउन के नाम से भी जाना जाता है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, उनके बारे में हम सीखेंगे इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले आपके सामने कभी भी दिस, दैट और दीज दो दिखेंगे ना, यही होते हैं आपके मेनली डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कितने होते हैं? टोटल 4 होते हैं। दिस, दैट, दीज और दोज। अब इनका यूज़ कैसे किया जाता है वो मैं आपको पहले प्रैक्टिकली समझाता हूँ, उसके बाद मैं आपको सेंटेंस से समझाऊंगा। जैसे कि मेरे पास ये मार्कर है, अभी मार्कर कितना है मेरे पास? अभी सिर्फ एक मार्कर है, तो मैं इसको बोलूँगा दिस इज अ मार्कर, दिस इज अ मार्कर। और अगर ये मार्कर मेरे से दूर हो जाता है, ये मार्कर मेरे से दूर हो गया, तो अब मैं इसको बोलूँगा दैट इज अ मार्कर। ये दोनों कॉन्सेप्ट है आपके, दिस इज अ मार्कर और दैट इज अ मार्कर, यानी कि दिस के और दैट के। ठीक है, जब भी कोई वस्तु एक होगी तो आप दिस और दैट का प्रयोग करेंगे। दिस का प्रयोग आप हमेशा पास के लिए करेंगे, दैट का प्रयोग आप हमेशा दूर के लिए करेंगे। अगर मेरे पास एक से ज़्यादा मार्कर्स होंगे, एक से ज़्यादा मार्कर हैं, तो मैं दिस की जगह पे दीज का यूज़ करूँगा। मैं बोलूँगा दीज आर मार्कर्स, दीज आर मार्कर्स। और यही मार्कर्स मेरे से दूर रखे हों तो मैं बोलूँगा दोज आर मार्कर्स। यानी कि एक से ज़्यादा चीज़ें अगर दूर होंगी तो हम दोज का यूज़ करेंगे, एक से ज़्यादा चीज़ें अगर पास होंगी तो दीज का यूज़ करेंगे, और एक चीज़ अगर पास होगी तो दिस का यूज़ करेंगे, एक चीज़ अगर दूर होगी तो हम दैट का यूज़ करेंगे। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल हम समझते हैं दिस का। देखिए दोस्तों, दिस हमेशा पास के लिए लगता है और दीज भी पास के लिए लगता है। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये दिस और दैट जो दिख रहे हैं आपको, ये दोनों के दोनों एक वचन यानी कि एक चीज़ के साथ में हमेशा प्रयोग किए जाएंगे। और यहाँ पे दीज और दो जो दिख रहे हैं ना, ये दोनों के दोनों प्लूरल यानी कि बहुवचन के साथ में प्रयोग किए जाएंगे। बस आपको ध्यान रखना है, दिस और दीज को हमेशा पास के लिए यूज़ किया जाता है, दैट और दोज को हमेशा दूर के लिए यूज़ किया जाता है। जब भी कोई चीज़ पास होगी तो आप दिस या फिर दीज का यूज़ करेंगे। एक है तो दिस का, एक से ज़्यादा है तो दीज का। और कोई चीज़ आपसे दूर है, एक है तो आप दैट का यूज़ करोगे, एक से ज़्यादा है तो आप दोज का यूज़ करोगे। अब आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, दिस इज माई क्लास, मैंने बोला ये मेरी क्लास है, मैं आराम से बोल सकता हूँ दिस इज माई क्लास। अगला सेंटेंस, दैट इज योर नोटबुक, मैंने बोला दिस इज योर नोटबुक, मेरे पास एक किताब है, कॉपी है, मैं आप बोल सकता हूँ एक मिनट कॉपी देना। वो मैं इस कॉपी को लेके हाथ में बोल सकता हूँ कि दिस इज योर नोटबुक। अब ये कॉपी मेरे पास में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ दिस इज योर नोटबुक, ये आपकी नोटबुक है। मैंने आपको दोस्तों योर मतलब पजेसिव प्रोनाउन इससे पहले वाली वीडियो में समझाया था। योर क्या है? एक पजेसिव प्रोनाउन है। अगर आपको नहीं पता तो उस वीडियो पे जाके देख लीजिए कि योर को पजेसिव प्रोनाउन क्यों बोलते हैं। दिस इज योर नोटबुक। अगर मैं एक गाय के पास खड़ा हूँ और गाय के मालिक से बोल रहा हूँ दिस इज अ काऊ, या फिर मैंने सिंपल सा बोला किसी से दिस इज अ काऊ, गाय के पास खड़ा होकर बोल रहा हूँ दिस इज अ काऊ, ये एक गाय है, तो मैं बोल सकता हूँ दिस इज अ काऊ। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर ये गाय दूर खड़ी है तो मैं दिस का यूज़ नहीं कर सकता, मुझे यूज़ करना पड़ेगा दैट का। तो आइए अब समझते हैं दैट को। दैट इज अ ट्री। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे एक पेड़ दिख रहा है यहाँ से, तो मैं बोल सकता हूँ दैट इज अ ट्री। मैं ये नहीं बोल सकता दिस इज अ ट्री, मुझे बोलना पड़ेगा दैट इज अ ट्री। दोस्तों, दैट में आप ध्यान रखें, जब भी आप लंबा बोल रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है दूर की बात हो रही है दैट, लेकिन दिस में आप स्पीड में बोलते हैं दिस मतलब पास में, दैट मतलब दूर के लिए। ठीक है दोस्तों, दैट इज अ ट्रेन, दैट इज अ ट्रेन मतलब वो ट्रेन है। आपको कहीं खड़े हो गए आप या फिर किसी रोड पे हो गए तो आपको ट्रेन दिखी होगी तो आप बोलोगे दैट इज अ ट्रेन। ठीक है, अब अगला था दैट इज एन एरोप्लेन। अब एरोप्लेन सड़क पे तो घूमता नहीं है या फिर आप उसके आसपास तो नहीं दोगे। एरोप्लेन या तो आपके ऊपर से निकल रहा हो कहीं ना कहीं से आसमान में से, तो आप बोलोगे दैट इज एन एरोप्लेन, दैट इज एन एरोप्लेन। ऐसे करके दिस और दैट का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम बारी आती है कि दीज और दोस्त की। तो आइए दोस्तों दीज और दोस्त को समझते हैं। जैसे दिस और दैट एक चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, सिंगुलर के साथ यूज़ किया जाता है, उसी तरीके से दीज और दोस्त प्लूरल के साथ यूज़ किया जाता है, एक से ज़्यादा के साथ यूज़ किया जाता है। अब एक बात ध्यान रखना दोस्त, अगर पास में बहुत सारी चीज़ होंगी तो कैसे बोलोगे? दीज आर माई रूम्स, मैंने बोला ये सारे कमरे मेरे हैं, दीज आर माई रूम्स। आप कमरों के आसपास खड़े होगे और आप बता रहे हो किसी को दीज आर माई रूम्स, लेकिन यही कमरे अगर दूर होते हैं तो मैं बोलता दोज आर माई रूम्स। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगला सेंटेंस देखते हैं।
दीज आर योर बुक्स, मैंने बोला ये बुक्स ना आपकी है, मेरे पास कई सारी बुक्स रखी हुई हैं और मैंने बोला दीज आर योर बुक्स, ये सारी बुक्स किनकी हैं, आपकी हैं। पास में इसलिए मैं दीज का यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों। अगला दीज आर योर बसेस, ठीक है। अब कोई बस वाला होगा, मैंने बोला ये सारी बसेस भैया आपकी हैं, तो मैंने बोला दीज आर योर बसेस, ये बसेस किनकी हैं, आपकी हैं। अब देखिए दोस्त को अभी बताया, दोस्त हमेशा दूर के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन एक से ज़्यादा के लिए। दोज आर वेरी क्लेवर स्टूडेंट्स, मैंने बोला वो स्टूडेंट ना बहुत चतुर हैं, वो सारे स्टूडेंट खड़े हैं ना बहुत चतुर हैं, तो क्लेवर का हिंदी में नहीं होता चतुर, वेरी मतलब बहुत चतुर, ठीक है। दोज स्टूडेंट्स यानी कि दोज आर वेरी क्लेवर स्टूडेंट्स, ठीक है दोस्तों। अगला दोज आर एरोगेंट पीपल, दोज आर एरोगेंट पीपल, एरोगेंट मतलब होता है दोस्तों घमंडी, वो लोग ना बहुत घमंडी है, दोज आर एरोगेंट पीपल, ठीक है। इसके बाद अगला सेंटेंस दोज आर ईगोइस्ट वुमन, इसको विमन बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा, दोज आर ईगोइस्ट विमन। तो मैंने बोला कि वो जो विमन्स है ना वो क्या है, ईगोइस्ट हैं, वो विमन जो है ना वो क्या है, ईगोइस्ट है, मतलब अहंकारी है, या फिर हाँ अहंकारी, इसका मीन्स होता है अहंकारी, या फिर जो होता है ना क्या बोलते हैं उसको, एक मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है, लेकिन एक्चुअल में इसका मीनिंग होता है अहंकारी। वो सारी महिलाएं क्या होती हैं, अहंकारी हैं। तो इस तरीके से दीज और दोस्त का क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। इसके अलावा दिस और दैट का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे क्लियर होता है दोस्तों। दिस एंड दिस दैट, दिस दोस्त के बाद हम सीखेंगे इंडेफिनाइट प्रोनाउन। देखिए दोस्तों इंडेफिनाइट प्रोनाउन क्या होता है, पहले मैं इसको इरेज करता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इंडेफिनाइट प्रोनाउन क्या होते हैं और उनका यूज़ कैसे किया जाता है। डस्टर कहाँ है, देखिए। हाँ तो दोस्तों अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंडेफिनाइट प्रोनाउन। एक्चुअल में तब आपने दोस्तों कभी कभी देखा होगा कि समबडी, समवन, समथिंग, एनीबडी, एवरीबडी, एवरीवेयर, नोवेयर, नोबडी, इस टाइप की जब भी आपको वर्ड्स देखने को मिलेंगे वो सारे के सारे आपके क्या होते हैं, इंडेफिनाइट प्रोनाउंस में आते हैं। दोस्तों एक एक करके सारे इंडेफिनाइट प्रोनाउंस में आपको पढ़ाऊंगा, एक एक करके आप सबको देखेंगे। सबसे पहले मैंने ऊपर एक छोटा सा चार्ट बनाया हुआ है जो कि आपको इनको याद करने में हेल्प करेगा, ठीक है। आप इस टाइप से लिख लीजिए सम, एनी, एवरी, नो, इधर बडी, वन, थिंग और वेयर, ठीक है। इसलिए लिखवाया है ताकि आप अच्छे से इसको याद कर सकें। देखिए सर, अगर आपको याद करना है समबडी, समवन, समथिंग, समवेयर, आराम से याद हो जाएगा। बोलो समबडी, फिर समवन, फिर समथिंग, फिर समवेयर। अब एनी की बारी आती है, मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ। देखो एनीबडी, एनीबडी, अब एनीवन, एनीवन, अब एनीथिंग, एनीथिंग, अब एनीवेयर, एनीवेयर। अब आती बारी किसकी, एवरी की। ये वाला पोर्शन पूरा काय का है, एवरी का है। देखो एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग एंड एवरीवेयर। एंड अब बारी आती किसकी, नो की। अब नो को बनाते हैं, देखो नो को कैसे बनाएंगे, नोबडी, नोबडी, नो वन, नो वन, नथिंग, नथिंग और नोवेयर, नोवेयर। ऐसे करके आप इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। थोड़ी सी खिचड़ी सी बन चुकी है, लेकिन आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाके देखेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखें, जब भी सम बडी या वन या एनीबडी किसी की भी बात हो ना बडी या वन के साथ में, तो वो हमेशा पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब किसी व्यक्ति के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद जब भी थिंग की बात हो जाए, जैसे समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, इन चीज़ों की बात होगी, तब भी अधिकतर टाइम पे क्या होता है, वस्तुओं की बात हो रही होती है, निर्जीव चीज़ों की बात हो रही होती है, ठीक है। इसके बाद वेयर, वेयर जब भी आ जाता है, एक प्लेस की यानी कि जगह की बात करने की बात होती है, उस टाइम पे हम वेयर प्लेस की जगह पे वेयर का यूज़ करते हैं। तो एक एक करके सबको विद एग्जाम्पल हम देखेंगे। देखिए समबडी मीन्स होता है कोई, ठीक है, समबडी मीन्स होता है कोई, समवन मतलब भी होता है कोई। अब दोस्तों समबडी मतलब भी कोई होता है, समवन मतलब भी कोई होता है, तो इनमें अंतर क्या हुआ दोस्तों, देखिएगा जब भी आपके ग्रुप में किसी बच्चों की बात हो रही है, ठीक है, somebody is talking, आपने बोला somebody is talking, कोई बात कर रहा है, somebody is talking inside the classroom, आपने बोला क्लास के अंदर कोई बात कर रहा है, तो आप लगाओगे somebody, यानी कि क्लास में कुछ बच्चों के ग्रुप है, कुछ बच्चों के क्लास बैठी हुई है, सपोज करो 9th क्लास बैठी हुई है, तो ये सब एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए मैंने यूज़ कर लिया दोस्तों बड़ी। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ ये बड़ा सा स्कूल है, इधर एक कार्यक्रम चल रहा है, क्या फंक्शन चल रहा है, स्पीच वगैरह चल रही है, उस टाइम पे अगर वो बच्चों में तो कोई बात कर रहा है, तो मैं लगाऊंगा someone is talking। someone मतलब इसमें सारे स्कूल्स के बच्चे भी हो सकते हैं, कोई अलग अलग पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कोई अलग तरीके के बच्चे भी हो सकते हैं, बच्चों के फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, यानी कुछ बच्चों को तो हम जानते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को, कुछ लोगों को नहीं जानते, इसलिए हम यूज़ करेंगे काय का, someone का, इसलिए हम यूज़ करेंगे काय का, someone का। तो somebody और someone मेरे को लगता है क्लियर हुआ होगा। इसके बाद आती है काय की समथिंग। समथिंग मतलब होता कुछ, बोलते हैं कि नहीं बोलते, समथिंग इज रॉन्ग विद दिस, ठीक है, इसके साथ कुछ गलत हो रहा है, कुछ, ठीक है।
समवेयर, समवेयर मतलब कहीं, समवेयर मतलब कहीं, अभी बताया आपको कहीं मतलब कभी कोई प्लेस की बात होगी तो आप यूज़ करेंगे क्या का, कहीं का। देखिए सर मैंने कुछ सेंटेंसेस बनाए हुए हैं, आप इसके हेल्प को अच्छे से समझ सकते हैं। देखो समबडी इज टीचिंग, मैंने लिख दिया समबडी इज टीचिंग, यानी कि आपके ग्रुप में उन लोगों को आप जानते होंगे इसलिए आप बोल रहे हो समबडी इज टीचिंग, कोई पढ़ा रहा है। अगर आप चाहो तो इधर क्लास लिख सकते हो या फिर आप बोल सकते हो समबडी इज टीचिंग इन दैट क्लास, कोई ना कोई उस क्लास में पढ़ा रहा है। अगला आता है समवन, अब आती बारी किसकी, समवन की, लिखता हूँ समवन। अब ऐसा इंसान पढ़ा रहा है, ऐसा इंसान चिल्ला रहा है जिसको आप नहीं जानते होगे, जिसको आप नहीं जानते होगे। समवन इज शाउटिंग, शाउट मतलब होता है चिल्लाना, समवन इज शाउटिंग, कोई चिल्ला रहा है, ऐसा इंसान जिसको आप नहीं जानते हो उसको बोलोगे आप समवन। अगली चीज़ है यू आर ईटिंग समथिंग के साथ, यू आर ईटिंग समथिंग, समथिंग मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है, मैंने आपको अभी बताया कि ये थिंग वस्तुओं की बात होती है, हो सकता है वो केक खा रहा हो सकता है कोई पेस्ट्री खा रहा हो सकता है वो क्रीम रोल खा रहा हो या पैटिस खा रहा हो, तो आप बोल सकते हो यू आर ईटिंग समथिंग, तुम कुछ खा रहे हो, तुम्हारे मुंह में कुछ है, खोल के बताओ, प्लीज ओपन योर माउथ, आप बोलते हो कि नहीं, छोटे छोटे बच्चे से टीचर बोलते हैं आप कुछ खा रहे हो, समथिंग यू आर ईटिंग, आप बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते, यू आर ईटिंग समथिंग, ऐसा भी बोल सकते हो। यू आर गोइंग, यू आर गोइंग, गोइंग मैंने आपको बताया किसी प्लेस की या जगह के बारे में बात होती है तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, काय का यूज करोगे आप, गोइंग का, ठीक है, गोइंग मतलब समवेयर का, समवेयर, समवेयर का, ठीक है, यू आर गोइंग समवेयर, तुम कहीं जा रहे हो, ठीक है। अगली बात आती है आपकी एनी वाले पोर्शन की, अब देखते हैं एनीबडी, एनीबडी मतलब कब लगता है कोई भी, एनीबडी कैन लर्न। दोस्तों एक मूवी भी आई थी ABCD करके, एक मूवी आई थी इससे पहले, कई टाइम हो गया, कई साल हो चुके हैं, तो उसमें लिखा होता है एनीबडी कैन डांस, मतलब डांस कोई भी कर सकता है, तो उसी तरीके से उसमें लगाते कोई भी का सेंस होता है, तो मतलब एनीबडी हम लगाते हैं। देखिए सर एनीबडी कैन लर्न, इसका मतलब क्या होगा, एनीबडी कैन लर्न, सीख कोई भी सकता है, कोई भी क्या हो सकता है, सीख सकता है। अगला है आपका एनीवन, एनीवन का मतलब भी होता है कोई भी, लेकिन सेंस क्या होता है, एनीबडी तब लगेगा तब आपके ग्रुप में कोई होगा, ठीक है। आपने बोला आपके ग्रुप में, आपकी क्लास में 15 बच्चे बैठे होंगे, आप बोल रहे हो एनीबडी कैन लर्न, तुम में से कोई भी सीख सकता है, लेकिन आप बोलना चाहते हो जैसे पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में कोई भी सीख सकता है, तो आप लगाओगे एनीवन कैन लर्न, क्या लगाओगे, एनीवन कैन लर्न। अब एनीवन कैन टीच मतलब पढ़ा कोई भी सकता है, लेकिन उसके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, एनी वन कैन टीच, ये वन है, ओ है, एनी वन कैन टीच, इस तरीके से जो होता है पढ़ा कोई भी सकता है, ठीक है। यू कैन टेक एनीथिंग, अगर आपने कुछ चीज़ें आप लेके गए, आप सपोज करो कुछ मिठाइयाँ लेके गए मेहमानों के लिए, अब मेहमानों को आपने कई सारी वेराइटी परोस दी, सर्व कर दी, और मेहमानों से बोला यू कैन टेक एनीथिंग, आप कुछ भी ले सकते हो, आप जो भी लेना चाहो इस मिठाई के डब्बे में से आप ले सकते हो, तो आप बोल सकते हो यू कैन टेक एनीथिंग, यू कैन टेक एनीथिंग, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आर यू गोइंग, आर यू गोइंग, गोइंग मतलब कहीं ना कहीं तो जगह की बात हो रही है, कहीं ना कहीं तो जाने की बात हो रही है, तो क्या लगाऊंगा मैं, आर यू गोइंग समवेयर, आर यू गोइंग समवेयर की जगह लगाऊंगा एनीवेयर, कहीं भी, आर यू गोइंग एनीवेयर, क्या तुम कहीं जा रहे हो, क्या तुम कहीं जा रहे हो, आर यू गोइंग एनीवेयर, इस टाइम पे भी आप इसका यूज़ कर सकते हो, आर यू गोइंग एनीवेयर, क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा क्योंकि ये क्या है, क्वेश्चन है, ठीक है। आर यू गोइंग एनीवेयर, क्या आप कहीं जा रहे हो, ठीक है। आगे आते हैं हम अगली एवरी वाली सीरीज में। एवरीबॉडी मतलब होता है सभी, एवरीबॉडी इज इंटेलिजेंट, आप बोल सकते हो तुम सब बच्चों में सबके सब क्या हो, इंटेलिजेंट हो, तो एवरीबॉडी इज इंटेलिजेंट। अगला सेंटेंस देखिएगा, एवरीवन मतलब सभी, इसका मतलब भी सभी वही चीज़ होगी, अगर बड़ी आएगा तो इन लोगों को आप जानते हो, वन आएगा तो इन लोगों को आप नहीं जानते हो। एवरीवन विल डांस, सबके सब डांस करेंगे, एवरीवन विल डांस, एवरीवन विल डांस, सबके सब क्या करेंगे, डांस करेंगे। अगला सेंटेंस आपका दैट इज ऑल राइट, मतलब एवरीथिंग इज ऑल राइट, आपने कई बार भी सुना होगा सब कुछ ठीक है, मतलब आप बोलोगे एवरीथिंग इज ऑल राइट, एवरीथिंग मतलब सब कुछ, EVERY थिंग, एवरीथिंग इज ऑल राइट। अगला सेंटेंस देखिएगा दोस्तों, यू हैव विजिटेड एवरीवेयर, ठीक है, आप बताना चाहते हो तुम सब जगह घूम चुके हो, तुमने सब जगह देखी हुई है, ठीक है, आप बोलोगे ना इस टाइम पे तो आपको बोलना पड़ेगा यू हैव विजिटेड एवरीवेयर, सब जगह एवरीवेयर, ठीक है दोस्तों। ये होता है एवरी वाली सीरीज खत्म। अब आती वाली नो वाली सीरीज की, ठीक है। नोबडी मतलब कोई नहीं, नो वन मतलब भी कोई नहीं। अब देखते हैं सेंटेंस है, नोबडी इज लर्निंग, कोई भी सीख नहीं रहा है, आपको बोलना है, आपके क्लास में बच्चे बैठे हैं 15, आप बोल रहे हो कोई भी सीख नहीं रहा है, तो उस टाइम पे आप बोलोगे नोबडी इज लर्निंग,
नोबडी इज लर्निंग। अब आती बारी नो वन की। नो वन मतलब आप उनको जानते नहीं हो। नो वन विल गो टू यूएसए, कोई भी यूएसए नहीं जाएगा क्योंकि यूएसए में कुछ हालात खराब होंगे, इस वजह से आप बोल सकते हो नो वन विल गो टू यूएसए। ठीक है, ऐसे अगर आपके अपने देश के प्रधानमंत्री या फिर आपको सरकार गाइडलाइन दे कि अमेरिका भी नहीं जाना है, अभी कोविड के टाइम पे बंद हो गए थे, वीज़ा बनना भी बंद हो गए थे, तो कोविड के टाइम पे हमारा आना जाना बंद हो गया था, उस टाइम पे इसका यूज़ कर सकते थे हम, नो वन विल गो टू यूएसए, कोई भी यूएसए नहीं जाएगा कुछ समय के लिए, नो वन विल गो टू यूएसए। अगला आई हैड डैश येट। ठीक है, येट का मतलब होता है दोस्तों अभी तक, मैंने खाया कुछ नहीं, मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया। आई एट नथिंग, आई एट नथिंग येट, मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया। आई एट नथिंग येट, इसलिए इस तरीके से आप इसका सेंटेंस बना सकते हैं। अगली बारी आती है आई विजिटेड। विजिटेड मतलब पहुंचना या फिर वहाँ के दर्शन करना। आई विजिटेड नो वेयर, मैं कहीं भी नहीं गया, मैं कहीं भी नहीं गया। आई विजिटेड नो वेयर। बच्चे बोलते हैं कि नहीं बोलते, छोटे छोटे बच्चे आपसे बोलते हैं मम्मी मैं तो कहीं भी नहीं गया, भैया हर जगह जाते हैं, ठीक है, तो मुझे भी मौका मिले जाने का, तो बोलते हैं वो आई विजिटेड नो वेयर मॉम, आई विजिटेड नो वेयर। ठीक है दोस्तों, ये था आपका इंडेफिनाइट प्रोनाउन। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं और उसके बाद हम प्रोनाउन को वहीं पे एंड करते हैं। दोस्तों पहले मैं इसको इरेज करता हूँ, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, अब आती बारी किसकी, इंटरोगेटिव प्रोनाउन की। दोस्तों इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। ठीक है, जब भी हम प्रश्नवाचक सेंटेंसेस बनाते हैं, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो होते हैं आपके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। वो सारे के सारे मेनली आपके इंटरोगेटिव प्रोनाउन में आते हैं। मेनली 5 टाइप की इंटरोगेटिव प्रोनाउन होती है जो मैंने बोर्ड के साथ आपके बोर्ड पर लिखी हुई है, हु, whom, whose, what और which। मेनली इसको काय के लिए यूज़ किया जाता है, टू आस्क एनी क्वेश्चन, किसी से क्वेश्चन करने के लिए। और मेनली सर इसमें क्या होता है, इसका आंसर भी एक तरह से काय में आता है, नाउन में आता है, तो आप बोल सकते हो इनका आंसर बिल्कुल नाउन में आपको मिलेगा, उसी को आप क्या बोल सकते हो, इंटरोगेटिव प्रोनाउन बोल सकते हो। जैसे कि पहले प्रोनाउन में लिखता हूँ हु का मीन होता है कौन। हु इज़ योर ब्रदर, मैंने बोला आपका भाई कौन है, इसका आंसर नाउन में हो सकता है राहुल, अमित, कुछ भी हो सकता है। सीधा आप एक बार में आंसर दो, आपको ऐसा नहीं कि डिस्क्राइब करना हो, बस उसने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर दो। हु इज़ योर ब्रदर, उसने पूछा आपका भाई कौन है, आपने बोला अमित, तो इसका आंसर क्या हुआ है, नाउन में हो गया, तो इसलिए इसको बोलेंगे हु मतलब कौन। अगला हुम मतलब होता है किसे, किसे। whom did you give your bike, ठीक है, तुमने अपनी बाइक किसे दी, ये पास्ट सिंपल सेंटेंस का टेंस का सेंटेंस है। whom did you give your bike, तुमने अपनी बाइक किसे दी, तो आपने बोला रोहित को दी, रोहित, आंसर दिया आपने रोहित। रोहित भी क्या है, एक नाउन है, तो आप इसको बोल सकते हो इंटरोगेटिव प्रोनाउन। अब आती बारी क्या है दोस्तों, हुज का मीनिंग होता है दोस्तों किसका, किसका। हुज कैमरा आर यू यूजिंग, तुम किसका कैमरा यूज कर रहे हो, तुम किसका कैमरा यूज कर रहे हो। इसका आंसर भी हो सकता है, आपने बोल दिया कि भाई राकेश, आप या फिर बोल सकते हैं राहुल्स। राहुल्स क्या हो जाएगा, अपोस्ट्रोफी लगा दोगे तो उसमें बन जाएगा राहुल्स, मैं राहुल का कैमरा यूज कर रहा हूं, तो वो भी एक क्या हो जाएगा, आपका एक नाउन हो जाएगा। ठीक है, अगली बात आती है कि व्हाट मीन्स होता है दोस्तों क्या। व्हाट इज योर प्रिंसिपल नेम, मैंने बोला कि आपके प्रिंसिपल का नाम क्या है, आपके प्रिंसिपल का नाम क्या है, आपने बोला कविता श्रीवास्तव, तो आप बोल सकते हो एक नाउन का यूज़ किया गया आपने इस आंसर में। ठीक है, तो व्हाट मीन्स व्हाट इज योर प्रिंसिपल नेम। अगला विच मतलब होता है कौन सा, विच का मतलब होता है कौन सा। मेनली विच का यूज़ आप नॉन लिविंग थिंग्स के साथ में करते हो। ठीक है, विच बुक डू यू रीड डेली, तुम कौन सी बुक रोज पढ़ते हो। विच बुक डू यू रीड डेली, तुम कौन सी बुक रोज पढ़ते हो। इस तरीके से क्या होता है दोस्तों, इसका आंसर भी आप दे सकते हो। आपने बोला फिजिक्स, आपने बोला केमिस्ट्री, आपने बोला साइंस, आपने बोला मैथमेटिक्स, इस तरीके से क्या होगा आपका, इसका आंसर भी एक नाउन में मिलने वाला है। दोस्तों इस तरीके से ये क्या होते हैं आपके इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं खत्म। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पे हु इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पे हूम है, यहाँ पे हुज इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पे व्हाट है, और यहाँ पे विच एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन का वर्क कर रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से हम आपकी पूरी की पूरी प्रोनाउन को करते हैं खत्म। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर जाके चैनल को सब्सक्राइब